में। तो जो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाता है, और हमने ये भी देखा कि हम केमिकल इक्वेशंस किस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन हमने जो केमिकल इक्वेशन लिखी थी, अगर आपको जो हमारा आखिरी एग्जाम्पल है वो याद होगा, तो वो एग्जाम्पल इस तरीके से था, Mg + O2 गिव्स MgO। इसमें जो है LHS में 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, लेकिन RHS में एक ही एटम है। तो ये जो इक्वेशन थी ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर इक्वल होते हैं। उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन को बैलेंस करना इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों हम चाहते हैं कि हमारी सारी इक्वेशंस जो हो वो बैलेंस्ड हो। तो उसका रीज़न ये है कि हर एक केमिकल इक्वेशन को ये पर्टिकुलर लॉ फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बेसिकली ये कहता है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं किसी भी रिएक्शन में, उसके जो एटम्स हैं, हर एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स LHS और RHS पर इक्वल होने चाहिए। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि उसके हिसाब से वो कहता है कि कोई भी एटम कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है। मतलब आप किसी केमिकल रिएक्शन में कोई भी मास या कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, Zn + H2SO4 मतलब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो एग्जाम्पल है, इसमें सबसे पहले आपको अगर ये एग्जाम्पल दिया जाए, ये सवाल दिया जाए कि इसे आपको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें कितना फ़र्क है या कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बैलेंस्ड नहीं है। तो हम इस तरीके का एक टेबल बनाएंगे जिसका पहला कॉलम होगा एलिमेंट, दूसरा कॉलम होगा रिएक्टेंट और तीसरा कॉलम होगा प्रोडक्ट। तो इसमें सबसे पहले आप फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे जो कि है यहाँ पर जिंक। आप किसी भी ऑर्डर में ये एलिमेंट्स लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो अब आप जिंक लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि रिएक्टेंट साइड पर जिंक के कितने एटम्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर जिंक के एक ही एटम है, और राइट हैंड साइड पर फिर आप देखेंगे जहाँ पर भी एक ही एटम है, तो प्रोडक्ट्स के नीचे आप लिखेंगे 1। उसके बाद आप जाएंगे हाइड्रोजन पर। अब हाइड्रोजन में देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर 2 एटम्स हैं। फिर आप जाएंगे राइट हैंड साइड पर, वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं। तो ये भी बैलेंस्ड है, इसीलिए मैंने पहले 2 पर यहाँ पर टिक का निशान लगाया है। फिर आप जाएंगे सल्फर पर। सल्फर में आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर एक एटम है, राइट हैंड साइड पर भी एक एटम है, तो ये भी बैलेंस्ड एलिमेंट है। उसके बाद जो आखिरी एलिमेंट बचता है इस केमिकल रिएक्शन में वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आप देखेंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड पर 4 एटम और राइट हैंड साइड पर मतलब प्रोडक्ट साइड पर भी 4 एटम्स ही हैं, इसीलिए ये भी बैलेंस्ड है। तो जैसे आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स का रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पर यहाँ पर इक्वल नंबर है एटम्स का, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसमें हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी है, हम सीधा लिख सकते हैं कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल इस प्रकार है, Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2। ये एग्जाम्पल में फिर हम लिखना शुरू करेंगे कि कौन से एलिमेंट के कौन से एटम्स हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले Fe अगर लिखते हैं जो कि आयन है, उसका लेफ्ट हैंड साइड पर एक एटम है लेकिन राइट हैंड साइड पर 3 एटम्स है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड पर 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पर भी 2 एटम्स है। तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, इसीलिए यहाँ पर हमने टिक का निशान लगाया है। जबकि आयन बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का हमने निशान लगाया ताकि हम इसे याद रख सकें। उसके बाद जो आखिरी एलिमेंट है इस रिएक्शन में वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर एक ही एटम है लेकिन राइट हैंड साइड पर यहाँ पर 4 एटम्स हैं, इसीलिए ऑक्सीजन पे भी हमने क्रॉस का निशान लगाया है क्योंकि वो भी बैलेंस नहीं है। तो अब जब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं जो बैलेंस नहीं है, तो उसे हम कैसे बैलेंस करेंगे ये हम देखेंगे हमारी स्टेप्स में। तो जो हमारे स्टेप्स हैं बैलेंस करने के लिए, उसका पहला स्टेप है कि आपका जो भी रिएक्शन है सबसे पहले उसे लिखिए और उसके सारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के आसपास एक बॉक्स बना लीजिए। ये बॉक्स हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हम इस बॉक्स के अंदर कुछ भी बदल नहीं सकते। हम H2O को H2O2 नहीं लिख सकते, Fe को Fe3 नहीं लिख सकते, Fe3O4 को नहीं बदल सकते, इसलिए हम ये बॉक्स बना रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिख सकते। फिर हम जाएंगे
सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप पर हम उस प्रकार का टेबल बनाएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमको बैलेंस करने हैं। तो हम पहला एलिमेंट लिखेंगे आयन, जो कि LHS पर 1 एटम लेकर है और RHS पर 3 एटम। सिमिलरली हम ऑक्सीजन लिखेंगे जो कि LHS पर 1 एटम है और RHS पर 4 एटम्स। तो इस टेबल से हमें पता चलता है कि हमें कितने एलिमेंट्स को बैलेंस करना है और हम उसको फिर चेक कर सकते हैं। अब हम जाएंगे हमारे थर्ड स्टेप पर। हमारा थर्ड स्टेप कहता है कि जो भी आपका मैक्सिमम एटम्स वाला कंपाउंड है, प्लीज़ ये स्टेप ध्यान से सुनिए, जो भी आपका मैक्सिमम एटम्स वाला कंपाउंड है उसमें जो आपके मैक्सिमम एटम्स वाला एलिमेंट है वो आपको चूज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मैक्सिमम एटम्स कौन से कंपाउंड में हैं। हम काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर 2 + 1 मतलब 3 एटम्स है, 3 + 4 मतलब 7 एटम्स है और यहाँ पर 2 ही एटम्स हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा एटम्स कौन से कंपाउंड में है, वो है ये कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स कौन से एटम में है, तो यहाँ आयन में है 3 एटम्स और यहाँ पर है ऑक्सीजन में 4 एटम्स। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन वो एलिमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, इसीलिए हम ऑक्सीजन से बैलेंस करना शुरू करेंगे। वैसे ये रूल कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ऑक्सीजन से ही शुरू करें, लेकिन ये रूल जो है वो आपके बैलेंसिंग को बहुत आसान बना देगा और इंश्योर करेगा कि आपका हमेशा सही जवाब आए। तो ऑक्सीजन को दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था, हम बॉक्स के अंदर कुछ नहीं बदल सकते, इसीलिए हम H2O को 4 से मल्टीप्लाई जब हम H2O को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह नजर आएगी। वो हो जाएगी Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + H2। इसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट उठाएंगे। अब जब हम नेक्स्ट एलिमेंट उठाते हैं तो हमें ये नजर आता है कि ये 4 से मल्टीप्लाई करने की वजह से हाइड्रोजन जो पहले बैलेंस था अब वो इम्बैलेंस्ड हो गया है। मतलब यहाँ पर 4 × 2 8 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, लेकिन यहाँ पर 2 ही एटम्स हैं। तो बैलेंस करने के लिए जब हम नेक्स्ट एलिमेंट उठाएंगे तो हम कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं, या आयन या हाइड्रोजन। ये आपकी मर्जी है, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेरे हिसाब से क्योंकि आप ऑलरेडी वाटर को ही बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर, तो बेहतर होगा कि आप हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर दें। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको RHS पे, मतलब कि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस इक्वेशन में अगर आप इस पार्ट को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी अपडेटेड इक्वेशन कुछ इस तरह नजर आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। ये बन जाती है हमारी अगली इक्वेशन। जब हम ये इक्वेशन बना चुके हैं, अब हमें देखना है कि क्या कोई और एलिमेंट है जो अनबैलेंस्ड है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आयन है जो अभी भी अनबैलेंस्ड है। तो अब हम अपनी 5th स्टेप पे जाते हैं, जो कि है Fe पिक करके उसको बैलेंस करना। अब Fe को बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा अब फाइनल इक्वेशन बन जाता है 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। तो ये आपका फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है। एक बात याद रखें कि स्टेप 5 के बाद कितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर इसमें कोई और एलिमेंट भी होता तो आपको वो भी बैलेंस करना होता इस स्टेप के बाद। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ज़रूरी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक एलिमेंट को एक एक करके बैलेंस करें, ना कि सबको एक साथ ही बैलेंस करने की कोशिश करें। इसीलिए अपने लाइफ को और अपने आंसर को और सिंपल बनाने के लिए हमेशा एक एक स्टेप में एक एक एलिमेंट को चूज़ कीजिए और उसे ही बैलेंस कीजिए। अब जब आप सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर चुके हो तो आपके लास्ट 2 स्टेप्स बचते हैं, जिसमें है स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 है रीचेक स्टेप। रीचेक स्टेप का मतलब है कि यहाँ पर आपको 2 चीज़ों को फिर से जाकर चेक करना है। जो आपकी पहली चीज़ आपको चेक करनी है वो है कि आप एक एक एलिमेंट को उठाएं और उसका बैलेंसिंग चेक करें। कई बार हम मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सारे एलिमेंट्स का या किसी एक एलिमेंट का भी बैलेंसिंग बिगड़ सकता है। ऐसे में आप बहुत ही इजी क्वेश्चन में भी गलती करके अपने नंबर्स गवा देंगे। अगर आप 95% से ऊपर एम करना चाहते हैं तो आपको सारी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करना होगा। तो इस रीचेक स्टेप में सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपके हर एक एलिमेंट LHS और RHS पर बैलेंस्ड है या नहीं। तो हम फिर से चेक करते हैं। Fe में अगर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर 3 एटम्स है, राइट हैंड साइड पर 1 × 3 मतलब कि 3 एटम्स है। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड पर 4 एटम्स × 2 मतलब 8 एटम्स है। राइट हैंड साइड पर भी आप देख सकते हैं 4 × 2 मतलब 8 एटम्स है। फिर हम चेक करते हैं ऑक्सीजन, 4 × 1 4 एटम्स है और यहाँ पर भी 1 × 4 4 एटम्स है। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो ये है कि आपने बॉक्सेस के अंदर तो कहीं कुछ चेंज नहीं किया है, जो कि हमारा स्टेप 1 था। अब हम जाते हैं स्टेप
7 पर। स्टेप 7 में आपको सिंपली आपके फाइनल इक्वेशन में हर एक एलिमेंट या कंपाउंड का फिजिकल स्टेट लिखना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, बैलेंस्ड इक्वेशन में मैंने बस उनके स्टेट्स ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर Fe के लिए सॉलिड, H2O के लिए गैस। अब आप सोचेंगे वाटर के लिए गैस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये हीट में किया जाता है और जो हमारा वाटर है वो लिक्विड से वेपर या वाटर वेपर बन जाता है, इसीलिए उसको हमने गैस जैसे लिखा है। उसके बाद है हमारा Fe3O4 जो भी यहाँ पर सॉलिड है, और उसके बाद है 4H2 जो भी हमारी यहाँ पर गैस है। इस तरीके से हम सारे स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। किसी भी सॉलिड स्टेट को लिखने के लिए यही 4 नोटेशंस आप यूज करेंगे, जो है सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और एक्वस के लिए AQ। एक्वस सोल्यूशन बेसिकली वो होता है जिसमें एक सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व करके हमने एक सोल्यूशन बनाते हैं। उसके अलावा अगर आपके रिएक्शन में कुछ कंडीशंस हैं, जैसे यहाँ पर हीट था, वो आप एरो के ऊपर यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हीट को हम ट्रायंगल से शो करते हैं जो कि यहाँ पर है, और प्रेशर को हम P से शो करते हैं। तो ये है पूरा समरी इस पर्टिकुलर वीडियो का। आई होप आपको बैलेंसिंग समझ आई हो। प्लीज़ बैलेंसिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप जल्द बहुत अच्छे तरीके से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। आई होप मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगी। थैंक यू।